Good morning, students. Welcome to Anjana's class. Students, today we are going to learn essay writing. Essays. What is an essay? Essay is a collection of thoughts organized in a manner that it comes with a stream of thoughts. तो बच्चों, आज हम ऐसे को निबंध को किस तरह लिखा जाता है ये हम सीखेंगे. स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग भी एक आर्ट है जिसमें हमारे थॉट्स को और हमारे विचारों को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर पर उतारते हैं, पेपर पे लिखते हैं. तो ये हमारी इमेजिनेशन, हमारे थॉट्स और हम ऐसे को लिखने के बारे में हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम ऐसे को किस तरह से पाठकों के सामने या रीडर्स के सामने लेकर आते हैं. स्टूडेंट, जो स्क्रीन पर आपको ये स्लाइड दिख रही है उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक लर्निंग, नॉलेज, कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग, ग्रोथ, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस. इंग्लिश को या हिंदी को किसी भी भाषा में जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, और इसमें हमारी रचनात्मकता भी हमारी मदद करती है कि हमने कितनी रीडिंग की है, कितनी बुक्स को पढ़ा है, और हम नेचर के किसी भी फिनोमिना को या आसपास घटने वाली घटना को हम किस तरह से सोचते हैं. तो ये जब प्रोसेस हम सीखते हैं हमारे थॉट्स को के कलेक्शन का, उनको ऑर्गेनाइज करने का और एक डायरेक्शन देने का और एक अंत पर पहुंचने का, एंड पर पहुंचने का, कंक्लूजन पे पहुंचने का, दैट इज़ कॉल्ड एन ऐसे राइटिंग. तो स्टूडेंट्स, जब हम ये सब सीखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि इस लेसन के बाद ऐसे लिखने के बारे में, निबंध लिखने के बारे में हमारी समझ कितनी विकसित हुई है. At the end of the course, the student will be able to write a paragraph with a topic sentence, support and concluding sentence. बच्चों, जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि एक पैराग्राफ लिखते समय उसका टॉपिक सेंटेंस कैसा होना चाहिए, और वो जो टॉपिक है उसके सपोर्ट में हम क्या लिखते हैं, और निबंध को एंड कैसे किया जाता है, उसको ख़त्म कैसे किया जाता है, कंक्लूड कैसे किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे. राइटर हिज और हर व्यूज़ एंड ऑप्शंस इन अ फ्यू वर्ड्स पॉसिबल. कम से कम शब्दों में हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे. प्रोड्यूस कोहेरेंट एंड यूनिफाइड पैराग्राफ्स विद एडिक्वेट सपोर्ट एंड डिटेल. जो भी हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस मैं आपको समझा देती हूँ. मान लीजिए हम अभी तक हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा एक ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस. तो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता था कि साइंस का एडवांसमेंट, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो हम अपने विचार पूरे ऐसे में लिखा करते थे. तो जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम किसी भी ऐसे को एक्सपेंड करना सीख जाएंगे, उसका विस्तार करना सीख जाएंगे. Produce coherent and unified paragraphs with adequate support and details. Write an effective introduction and conclusion. और हम निबंध को शुरू कैसे करें, लाइक इंट्रोडक्शन क्या हो, और उसको कंक्लूड कैसे करें, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये भी हम अपनी समझ बना पाएंगे. प्रोड्यूस अ वेल ऑर्गेनाइज एकेडमिक ऐसे हिमसेल्फ और हरसेल्फ, चाहे कोई बॉय हो या गर्ल हो, वो एक बहुत अच्छा व्यवस्थित एक निबंध लिख सकेगा. प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड करेक्ट वर्ब फॉर्म्स. हम उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करना सीखेंगे एंड करेक्ट वर्ड फॉर्म्स, और वर्ड्स की करेक्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे. यूज़ अ वैरायटी ऑफ एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर. और किसी भी थॉट को एक्सपेंड करने के लिए वर्ड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शब्द संरचना क्या होनी चाहिए, और वाक्य संरचना क्या होनी चाहिए, ये हम सीख सकेंगे. यूज़ लैंग्वेज एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन. और जो अंग्रेज़ी भाषा या किसी भी भाषा को सीखने का
मुख्य उद्देश्य होता है कि उस लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख सकें। तो इस लेसन के बाद हम अंग्रेज़ी भाषा को एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह इस्तेमाल करना भी हम सीख पाएंगे। स्टूडेंट, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऐसे। किसी भी ऐसे की कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उस ऐसे में होना चाहिए। नंबर 1, यूनिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि ऐसे को जब सामने पेपर पर आता है तो उसको पढ़ने पर ऐसा लगे कि ये एक थॉट प्रोसेस है या स्ट्रीम ऑफ थॉट है, एक विचार की धारा है जो निरंतर बिगनिंग से एंड तक है। ऑर्डर और कोहेरेंस होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। हमें सामान्य से विशेष की तरफ चलना चाहिए। ब्रीविटी और रेलिवेंस, जो भी थॉट्स हम उसमें लिखते हैं, विचार लिखते हैं, उनका उस टॉपिक से संबंध होना चाहिए। स्टाइल, पर्सनल टच, जब भी हम किसी भी ऐसे को लिखते हैं तो उसमें हमारी झलक, व्यक्तिगत झलक दिखनी चाहिए, यानी हमारे विचार उसमें आने चाहिए। कोशिश करें कि आप कहीं नेट से या कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। और प्रपोर्शन, जो भी हमने टॉपिक लिया है उसके अंदर सभी पॉइंट्स को एक समान अनुपात में लिखा जाना चाहिए। आपको फिर मैं पिछला एक उदाहरण देती हूँ। जब 10th क्लास में आपने वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे पढ़ा होगा तो कई बार ऐसा होता है कि हम एडवांटेजेस के लिए हम 6 और 7 पॉइंट्स लिख देते हैं और उसके बाद जब डिसएडवांटेजेस आते हैं तो हम उसको 2 लाइन में ख़त्म कर देते हैं और कंक्लूजन को फिर हम एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे देते हैं। तो विचार, जो भी हमारा पॉइंट्स हो उनको प्रपोर्शनेट करें, आनुपातिक रखें उनको, और उसके बाद हम ऐसे को लिखें। जब हम ऐसे लिखना या किसी भी आर्टिकल को लिखते हैं तो उसके बारे में एक हमारा ओवरव्यू बन जाना चाहिए। हमारे सामने जो टॉपिक है उसको जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उसका एक मैप बन जाना चाहिए कि व्हाट विल कम फर्स्ट एंड व्हाट विल कम लेटर, कि पहले हम क्या लिखेंगे और उसके बाद में क्या आएगा। तो किसी भी ऐसे की शुरुआत करने के लिए देखिए सबसे टॉप पर आता है इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आपने देखा है कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया है जो ऊपर से ब्रॉड है और नीचे जाकर ये एकदम पॉइंटेड हो गया है। तो इस तरह से क्यों बनाया है कि जब हम किसी भी निबंध को लिखते हैं या ऐसे को लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसमें एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, एक सामान्य बात करते हैं और जो पहला सेंटेंस होता है वो ये बता देता है कि ये ऐसे किस टॉपिक को डील करने वाला है। तो हम जनरल से फिर धीरे धीरे उस पैराग्राफ में हम उसके स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि हम इस ऐसे में या इस निबंध में हम इस टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा क्या पार्ट आता है? वी गिव जनरल स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद आता है मेन टॉपिक, जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। बच्चों, इसके ये टेक्निकल जो नेम्स हैं इस पर हमको ज़्यादा नहीं जाना है, बस ये समझ लेना है कि हम जनरल बात शुरू करके उसके बाद हम अपने विशिष्ट वाक्य की तरफ आते हैं, स्पेसिफिक जो हमारा मेन टॉपिक होता है। जब हम वंडर्स ऑफ साइंस जब हम ऐसे तैयार करते थे तो वी टॉक अबाउट साइंस। हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं एंड साइंस इन 21st सेंचुरी, और 21वीं शताब्दी में विज्ञान क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक होता था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। तो जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट यानी मुख्य जो वाक्य होता था वो इंट्रोडक्शन की जो जनरल बात से हम शुरू करते थे और आखिर में आके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस के बारे में बात करते हैं, उसको लिखते हैं। तो ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है।
तो इंट्रोडक्शन में हमको जनरल सामान्य बात से शुरू करके विशिष्ट बात यानी विशिष्ट उद्देश्य पे आ जाना चाहिए निबंध लिखने के, कि हमारा आज का टॉपिक ये है और हम इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आपको बॉडी पैराग्राफ 1 2 3 दिख रहे हैं। तो बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं कि हमने कोई भी टॉपिक लिया तो उसके सपोर्ट में हम अपने हमारे जो आइडियाज़ होंगे इस बीच में पैराग्राफ्स में हम लिखेंगे। जो हमने मेन आइडिया से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रीडर्स का करवाया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो उसको हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। लाइक इफ़ वी से दैट साइंस इज़ अ बून, हमारा पहला हमारा आइडिया ये था कि साइंस इज़ अ बून, साइंस कैन बी बून है, तो उसके सपोर्ट में हम पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ 1 लिखेंगे और उसके जितने भी लाइक एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद में हम जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसी का जो बाद वाला हिस्सा है जो साइंस के डिसएडवांटेजेस बताता है उसको हम लिखेंगे। और लेकिन जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो उसका दोनों को मिक्स कर कर कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जिसको हमने डिस्कस किया ऊपर के पैराग्राफ में उसके बारे में हम लिखेंगे। इस तरह से जो पैराग्राफ 1 2 3 4 टॉपिक के हिसाब से हम पैराग्राफ में बांट सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसको हम पैराग्राफ में बांट के लिखेंगे। और लास्ट पार्ट आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमने जो इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक को बढ़ाया है, एक्सपेंड किया है, उसको हम समराइज़ करते हैं कंक्लूजन में। उसमें समरी देते हैं, पूरे उसकी ऐसे की समरी देते हैं और उसके मेन पॉइंट्स को फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने ओवरव्यू देखा ऐसे राइटिंग का। मैं आपके सामने 2 सेंटेंस आपको देती हूँ और आप अपने आप सेलेक्ट करिए, चूज़ करिए आपको कौन सा सेंटेंस पसंद है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ ग्रेट राइटर्स आर बॉर्न। अच्छे लेखक होते हैं वो पैदाइशी अच्छे लेखक होते हैं। दूसरा है ग्रेट राइटर्स लर्न टू राइट विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और जो अच्छे लेखक होते हैं, एक दूसरी विचारधारा ये है कि जो अच्छे लेखक होते हैं वो बहुत मेहनत के साथ अच्छे से लिखकर बहुत प्रैक्टिस के साथ वो अच्छे लेखक बनते हैं। आप चूज़ करिए आप किसको चुनते हैं। मैंने ये सेकंड सेंटेंस चुना है, ग्रेट राइटर्स लर्न टू राइट विद बोथ ऑफ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, कि जो महान लेखक होते हैं वो बहुत सारे अभ्यास के बाद लिखना सीखते हैं, प्रैक्टिस करके लिखना सीखते हैं और अच्छे लेखक बनते हैं। मैं अपनी बात के सपोर्ट को आगे बढ़ाती हूँ। लाइक हम जब भी कोई आर्टिकल या ऐसे लिखते हैं तो उसमें 2 तरह की राइटिंग होती है। पहले ही होती है प्रोडक्ट राइटिंग और दूसरी होती है प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग यानी लिखने का जो एक प्रोसेस होता है वो किस तरह से हम उसको एक पहले मैप बना लेते हैं और फिर उसके बाद में हम उस मैप को ध्यान में रखकर उसके बारे में लिखते हैं। बच्चों, स्क्रीन पे आपको प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिख रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मकान बनाते समय हम मकान का नक्शा एक आर्किटेक्ट से बनवाते हैं। तो ये हम जब ऐसे लिखते हैं तो हमें भी अपने अंदर एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर की एबिलिटी को डेवलप करना होगा कि हम जो इमारत बना रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, उसका ढांचा किस तरह का होना चाहिए। तो ये इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है कोडर, CODER। कोडर से आप परिचित भी होंगे, जो कि हमें स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ दिखता है उसके पीछे जो एक प्लान किया जाता है और उसके बारे में कुछ कोड लिखा जाता है और उसके बाद वो जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो सामने आता है। इसी तरह से जो एक स्टूडेंट के अंदर भी एक कोडर होता है, जब वो उसका इस्तेमाल करता है तो बहुत अच्छा ऐसे बनता है। कोडर में सबसे पहला वर्ड है सी मीन्स कलेक्ट। तो जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हम कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन बताती है। तो हमें अपने दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए और कॉपी पर लिख लेना चाहिए। सेकंड वर्ड है ऑर्गेनाइज।
मान लीजिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, तो उसके बाद हमको ऑर्गेनाइज करना सीखना है कि हु विल कम फर्स्ट एंड हु विल कम सेकंड एंड हु विल कम लेटर, कि पहले क्या आएगा, बीच में क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। ये हमको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। थर्ड है ड्राफ्ट। कोडर का जो थर्ड लेटर है डी फॉर ड्राफ्ट। अब हमने जो विचार, जो थॉट्स को हमने ऑर्गेनाइज किया था, अब उसको पहला ड्राफ्ट हम अपने पेपर पर उतार लेंगे, पहली बार हम उसको लिखेंगे। एक बार जब हम अपने थॉट्स को पेपर पर लिख लेते हैं तो देन कम्स एडिट, यानी सुधारा भी जा सकता है उसको। तो उसमें हम सुधारेंगे कि क्या कुछ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को हम ऐड कर सकते हैं, कुछ को हम रिमूव कर सकते हैं और कुछ को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम यहाँ सुधारेंगे। एंड लास्ट वर्ड इज़ री राइट। जब हमारा एडिट पार्ट पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम उस ऐसे को फिर से लिख लेते हैं। तो बच्चों, ये ऐसे लिखना एक प्रोसेस है। राइटिंग एन ऐसे इज़ अ प्रोसेस। और जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, टेक स्मॉल टॉपिक्स लाइक हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ये छोटे छोटे टॉपिक ले लीजिए और उस पर अपना एक ऐसे को डेवलप करिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे ऐसे राइटर बन सकते हैं। एक और प्रोसेस ऑफ राइटिंग में एक और शब्द का आप हमेशा ध्यान रखिए, आर्म्स। भाई, करने वाला हमारा हाथ है, तो आर्म्स है। तो आर्म्स में हम क्या लेंगे, ए स्टैंड्स फॉर एड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एडिट वाले पोर्शन में हम क्या कर सकते थे कि कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं और वाक्यों को भी हम जोड़ सकते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रिमूव। रिमूव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आप किसी भी वर्ड को हटा सकते हैं या वाक्य को हटा सकते हैं। मूव, आई एम फॉर मूव। मूव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स को आप एक स्थान से दूसरे से, लाइक कुछ वर्ड्स पहले पैराग्राफ के लिए ठीक रहते हैं, दूसरे के लिए नहीं रहते, तो ये आप मूव कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट, कुछ वर्ड्स को आप बदल सकते हैं अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं। तो इस तरह से, और सेंटेंसेस को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। लिखने का एक तरीका क्या है और एक स्ट्रीम क्या है लिखने की। और तो इस तरह से हम ऐसे के बारे लिखने का हम एक तरीका हम सीख सकते हैं। Students, when we write an essay, we must follow certain steps like इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। पहला हमारा जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहलाता है। उसमें सबसे पहला पार्ट होता है हुक, यानी हुक मीन्स ये एक टर्म है कि आप किसी भी ऐसे को एक किसी भी कोटेशन से या पोएम की लाइन से आप कोट करके, पोएम की लाइन को देके या कोटेशन को देके आप इंट्रोडक्शन को आप बिगिन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और ये कोटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसको एक बार पढ़ते ही हमको पूरे ऐसे के बारे में पता चल सके कि हम किस टॉपिक को डील करने वाले हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम उस टॉपिक के बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं और बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद हम अपनी विशिष्ट विषय पर, यानी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है ऐसे का, उस पर आ जाते हैं, जिसको कि कहा जाता है थीसिस। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक वंडर्स, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। लेकिन जब इंट्रोडक्शन का आखिरी पार्ट आता है तब हम बात करते हैं कि टुडे वी विल डिस्कस द साइंटिफिक एडवांसमेंट। आज हम साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में बात करेंगे, या ऐसे में हम साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आते हैं बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 2, 3, 4 कितने भी आप ले सकते हैं। उसमें हमने जो टॉपिक लिया है उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो भी बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और ये बॉडी पैराग्राफ के एंड में, अभी मान लीजिए कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स यानी बीच के जो पैराग्राफ्स हैं उसका जो आखिरी पैराग्राफ होता है उसको हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ बना लेते हैं कि हमने इन पैराग्राफ्स में इनकी चर्चा की है। इसके बाद आता है कंक्लूजन। बच्चों, कंक्लूजन ऐसे का लिखना बहुत आसान है। आप पूरा जो ऊपर आपने ऐसे लिखा है
उसके बारे में आप उसके कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए और अपना जो फाइनल बात बता दीजिए। आप इसको फिर से कोटेशन से भी एंड कर सकते हैं, कोई दूसरा कोटेशन हो या पोएम की कोई और लाइन हो या कोई फेमस सेंटेंस है, उससे भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक ऐसे सामने आता है। बच्चों, आप ये सब चीज़ें हमने सीखी, अब हम सीखते हैं इन चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर बेस्ड हम एक ऐसे को डेवलप करते हैं। तो देखिए कैसे किया जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हॉबीज़। हॉबीज़ के बाद जनरली हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आप भी मेरे साथ सोचिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट हॉबीज़, वी टॉक अबाउट स्टैम्प कलेक्टिंग, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गेम्स, म्यूज़िक। हॉबीज़ relieves us from monotony, refreshing. Hobbies can be refreshing, friendship, educative, general knowledge, interesting, useful and different. ये बहुत सारे वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं। अब बच्चों, ये सबसे पहले हमारे ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है कि जब व्हेन वी थिंक अबाउट हॉबीज़, दीज थिंग्स कम इनटू आवर माइंड। जब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, अब इनको हमें सेंटेंस में चेंज करना है। हम इनको सेंटेंस में चेंज करते हैं कि इन वर्ड्स को। हैविंग डन दैट, वी सेलेक्ट द पॉइंट्स एंड एक्सपेंड ईच इनटू सेंटेंस। अब जो वर्ड्स हमको मिल गए उनको हम सेंटेंस में बना लेते हैं। सेंटेंस इस तरह से है, हॉबीज़ आर फ्री टाइम एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल्स आर स्टैम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा। They are matters of personal choice, not forced. They are interesting and give pleasure. They refresh the mind by providing an opportunity to do different kinds of activities. They provide relief from monotony. They help us channelize our energy. They can also be useful activities and can provide pleasure to others. For example, reading out to visually impaired people, visiting art exhibition, music concert, etc. Number 8, hobbies are educative and they widen our general knowledge. Number 9, they help us develop our overall personality. 10, they serve as a medium for the expression of our creativity. 11, we meet interesting people through our common interests and develop friendship. तो स्टूडेंट्स, जब हम जो वर्ड्स थे उनको हमने सेंटेंस में चेंज कर लिया। अब इसके बाद पार्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइज करने का। इन जो ये हमारे थॉट्स थे जिनको हमने सेंटेंस में चेंज कर लिया, अब इनको हमें ऑर्गेनाइज करना है कि हु विल कम फर्स्ट एंड हु विल कम लेटर, कि सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस शुरू में आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा आखिर में आएगा। जब हम इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज करते हैं तो यही जो पॉइंट्स में जो सेंटेंस हैं वो एक ऐसे की फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसे बन गया, hobbies are activities that we engage in our free time. We may be interested in needlework, drawing, and painting or music. Other hobbies are stamp collecting, clay modeling, solving crossword puzzles, etc. Reading books, playing games, dancing, bird watching, and listening to music are also hobbies. ये जो हमने कुछ वर्ड थे जो जनरल आइडिया देते थे, पहला सेंटेंस है, ये हुक सेंटेंस है जो कि ये बता रहा है हमको कि हाँ, ये जो पूरा ऐसे है, इट इज़ अबाउट हॉबीज़। और उसके बाद में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़ को बताया है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो हम देखते हैं। ऑल्दो हॉबीज़ ऑल्सो एंटेल वर्क, दे आर टेकन अपॉन थ्रू one's own personal choice. They are not forced upon us. They are activities that we are really interested in and hence give us a great deal of pleasure. Hobbies make life interesting. They refresh our minds after a hard work. We need to do something different in order to do our routine work effectively. Hobbies provide this variety. Hobbies relieve us from the monotony of daily life. They fill us with enthusiasm for work and keep our energy level high. We will go to any extent to get the things that we require to get the utmost joy from our hobbies. तो बच्चों, ये इसका बॉडी पैराग्राफ्स थे जिसमें हॉबी जो एक टॉपिक है इसको डेवलप किया गया है।
इसके बाद जो लास्ट में कंक्लूडिंग पार्ट आता है, तो हम पूरे पैराग्राफ्स को इसमें फिर पॉइंट्स में लेके आए हैं. हॉबीज़ आर ऑल्सो यूजफुल एक्टिविटीज़. Quite a few hobbies like stamp collecting widen our general knowledge about various countries of the world. When we share common interests, we even get into correspondence with the people of other countries. तो इस तरह से हमने इसको कंक्लूड किया, जिसमें हॉबीज़ के बारे में बात की और अलग अलग तरह की हॉबीज़ से हमें क्या फ़ायदा हुआ, और इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंक्लूड किया. स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हॉर्नबिल में एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है, लिटरेचर एंड साइंस द डाइकोटमी. इस टॉपिक को भी हम लेते हैं. ये टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो ये है जो लिटरेचर और साइंस है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं. दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ कंट्रास्ट हैं, अंतर है. तो इस टॉपिक को हमने लिया है, तो इसकी हम सबसे पहले सिनॉप्सिस बना लेते हैं, ओवरव्यू बना लेते हैं इसका, कि हम इसके फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू राइट इंट्रोडक्शन फॉर इट. फिर हम साइंस एंड लिटरेचर में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे. साइंस एंड लिटरेचर में देन डिफरेंसेस विल बी डिस्कस्ड. और इसके बाद साइंस एंड लिटरेचर में जो डाइकोटमी है, लाइक वो एक वृक्ष से निकली हुई दो शाखाएं हैं, उस तरह से हम उसको डिस्कस करेंगे. और इसके बाद आएगा इसका कंक्लूजन. इसको हुक सेंटेंस की तरह इसका लिया है इस तरह से कि हक्सले के एक सेंटेंस को यहाँ पे कोट किया गया है. साइंस एंड लिटरेचर आर नॉट टू थिंग्स बट टू साइड्स ऑफ वन थिंग. साइंस और लिटरेचर दो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं. Science is an inspiration for literature. Normally, man thinks of science as one kind of human investigation and literature as another. The two do not have anything in common. The word dichotomy suggests the separation that exists between two groups or things that are completely opposite and different from each other. It is well said that science is the literature of truth and literature is far away from science. पहला पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन है, उसका जो हुक सेंटेंस है, हुक है, वो हमने एक महान लेखक के स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है. और उसके बाद टॉपिक को डिस्कस किया है, और टॉपिक के और इंट्रोडक्शन के आखिर में हम अपने मेन टॉपिक पर पहुँच गए हैं. मेन टॉपिक ये है, इट इज़ वेल सेड दैट द साइंस इज़ द लिटरेचर ऑफ ट्रूथ एंड लिटरेचर इज़ फार अवे फ्रॉम साइंस. जो सच बातें हैं, प्रकृति की सच बातें हैं जो लिखी गई हैं, वो विज्ञान है, और जबकि जो साहित्य है वो विज्ञान से बहुत अलग है. साइंस एंड लिटरेचर द डाइकोटमी. इस पैराग्राफ को अब हम इस ऐसे को जब डेवलप करते हैं तो इसका बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, उनको हम देखते हैं. Science examines the nature of the real world and seek by means of technology and hard logic to gain an understanding of it. It works with evidence. Science works, searches and researches the nature's creation. When man opts to go on a scientific path, he takes help from his imagination and logic to discover the truths of nature, while literature deals with man. ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें साइंस के बारे में बताया गया है कि साइंस किससे डील करता है. साइंस डील्स विद नेचर, प्रकृति से करता है. और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. लिटरेचर सीक्स फॉर ट्रूथ विच नॉट ओनली लाइज इन द रियल वर्ल्ड अराउंड अस बट इन आवर माइंड्स एंड अदर इमेजिनेशन. लिटरेचर भी सत्य को खोजता है, लेकिन वो और जो ना केवल हमारे जो आसपास घट रहा होता है उसमें होता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में और हमारी कल्पनाओं में होता है, उससे भी वो डील करता है. लिटरेचर वर्क्स विद इमेजिनेशन. डॉक्टर फॉस्टर्स इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ जीनियस फ्रॉम लॉजिक टू सुपरनेचुरल. दैट मीन्स अ शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू लिटरेचर. TV series Star Trek also shows the dichotomy of science and literature. In Star Trek series, scientific advancements are imagined and put forth through literary means. A lot of inventions and discoveries which are shown in the show are not scientifically possible. When we talk about literature, literature deals with human being.
लिटरेचर साहित्य का संबंध मनुष्य से होता है और चूंकि वो डील करता है इमेजिनेशन से, तो साहित्य कई बार सत्य के परे भी होता है, यानी सत्य का एक अलग रूप भी वो दर्शाता है जिसमें इमेजिनेशन बहुत अधिक होता है। जो इसका बॉडी पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, अब ये दोनों साइंस और लिटरेचर दोनों के बारे में बात करता है। साइंस एंड लिटरेचर व्हेन यूज्ड एज मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिनन अराउंड अस ऑफन ड्यू टू देयर कंट्रास्टिंग नेचर लेड टू orthogonal interpretations. For instance, colors as per science originate just due to different wavelengths of light. On the other hand, literature associates a different meaning with colors, like peace with white, life with green, and dissent with black. Several other examples can be found to understand this. Clearly, literature and science provide such alternate explanations and meanings to the world. जब हम साइंस और लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कलर्स का। साइंस ये बताता है कि कलर्स जो रंग हैं वो अलग अलग लाइट की वेवलेंथ के कारण होते हैं, जबकि लिटरेचर में अलग अलग रंगों से अलग अलग भावों को व्यक्त किया गया है। जैसे सफ़ेद रंग शांति के लिए, हरा रंग जीवन के लिए और काला रंग शोक के लिए। लास्ट जो अब इसका कंक्लूजन आता है, तो एज फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट साइंस एंड लिटरेचर डिफर इन द वे दे डेवलप. Moreover, science and literature also provide contrasting interpretations to the world around us. It is therefore evident that science and literature are two contrasting branches of the human developmental tree. तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो अपने हुक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ पर एम्पावर करता है। ये बताता है कि विज्ञान और साहित्य दोनों ही मानव के विकास का जो वृक्ष है उससे निकली हुई दो शाखा हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया और इस पर एक आर्टिकल को डेवलप किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब आप किसी भी निबंध या आर्टिकल को और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा मार्क्स पाने में आपको मदद मिलेगी और आप और सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उसमें अपने आंसर को विस्तार देने में भी आपको मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।